मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी पाठ का नाम हिंदी में नहीं है, पाठ का नाम नेपाली भाषा में है और पाठ के नाम का अर्थ है साना साना हाथ जोड़ी। साना साना यानी छोटे छोटे, हाथ जोड़ी हाथ जोड़कर। ये नेपाली भाषा में एक प्रार्थना होती है। पूरी पंक्तियों की अगर हम बात करें तो ये पंक्तियां होती हैं, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हमरो जीवन तीमरो कोसली। अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। और पाठ का शीर्षक नेपाली भाषा में ये पंक्तियां चुन लिया गया है, साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़कर। साना साना हाथ जोड़ी पाठ एक यात्रा वृत्तांत के रूप में है और इसकी लेखिका है मधु कांकरिया जी। मधु कांकरिया इस पाठ के माध्यम से बताना चाहती है कि जब हम किसी जगह की यात्रा करते हैं तो मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और उस स्थान की जानकारी के साथ साथ वहाँ की भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। जिस जगह पर हम यात्रा करने जाते हैं वहाँ के लोग कैसी भाषा बोलते हैं, किस तरह की संस्कृति वहाँ पर अपनाते हैं, उन सभी का हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। लेखिका मधु कांकरिया महानगरों की शून्यता से, भागम भाग से, भीड़ भाड़ भरी जिंदगी से और वही जीवन शैली से ऊब जाती है। दूर दूर तक यात्रा करने का मन करता है और इसी कारण से वह यात्रा के लिए निकल पड़ती है। इस लेख में भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। मधु कांकरिया इन जगह पर घूमने जाती है और घूमने जाती है तो किस किस तरह के प्राकृतिक नज़ारे वह देखती है, किस प्रकार के लोगों की जीवन शैली को वहाँ पर महसूस करती है, ये सारी बातें इस लेख में हम पढ़ने वाले हैं। पाठ को पढ़ने से पहले आइए मधु कांकरिया जी के जीवन के बारे में जानते हैं। मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी। उनकी प्रमुख रचनाएं पत्ताखोर ये उपन्यास है, सलाम आखरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में इशू कहानी संग्रह है। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। ये जो पाठ है हमारा साना साना हाथ जोड़ी, ये भी एक यात्रा वृत्तांत है। अपनी यात्रा का सुंदर वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया है। मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे कि अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हर पाठ को पढ़ते समय हमें अनेक नए शब्द मिलते हैं और इन नए शब्दों से हमारा परिचय होता है। इस पाठ में भी पूरे पाठ के दौरान हमें अनेक नए शब्द देखने को मिलेंगे जिनके अर्थ आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। आप इनको एक बार देख सकते हैं। आप इन सभी के अर्थ एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं। जब हम पाठ को पढ़ेंगे तो साथ साथ इनके अर्थों को और स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते जाएंगे। आइए पढ़ते हैं हमारा पाठ साना साना हाथ जोड़ी। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। मधु कांकरिया जी कहती है, जब मैंने आसमान को देखा, हैरान होकर देखा, तो ऐसे लग रहा था जैसे आसमान उल्टा पड़ा हुआ है। सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। तारे आसमान में नहीं थे बल्कि नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की तरह झालर सी बना रहे थे। जैसे झालर होती है जिसको हम दरवाजों पर लगाते हैं, तो ऐसे लग रहा था जैसे ढलान में दूर कहीं तराई पर सितारों के गुच्छे झालर की तरह दिखाई दे रहे थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप भाषा की सुंदरता को देख सकते हैं। कितने सुंदर शब्दों में मधु कांकरिया जी वर्णन कर रही हैं। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान की संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। लेखिका बताती हैं कि ये सुंदर नज़ारा गंगटोक शहर का था। इतना सुंदर शहर जिसकी हर चीज़ सुंदर थी। सुबह का नज़ारा, शाम का नज़ारा या फिर रात का नज़ारा आप देख लीजिए, हर चीज़ सुंदर थी। और गंगटोक शहर की सुंदरता के बारे में यहाँ वर्णन किया जा रहा है। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर कि उस जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था। सम्मोहन जगाना यानी मुग्ध होना। लेखिका पूरी तरह से गंगटोक शहर की सुंदरता पर मुग्ध हो गई थी और जो सुंदर नज़ारे वो अपनी आंखों के सामने देख रही थी वो जादू से कम नहीं लग रहे थे। स्थगित था, अर्थहीन था।
मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अतीन्द्रियता का अर्थ होता है इंद्रियों से परे, कि इतनी सुंदरता का एहसास था कि वो मेरी इंद्रियों से परे था, मैं उसको महसूस ही नहीं कर पा रही थी। इस शहर की सुंदरता को देखकर मैं शून्य थी, मेरे अंदर कोई चेतना नहीं बची थी, मैं बिल्कुल शून्य अर्थहीन महसूस कर रही थी। और रोशनी की वह जादुई झालर देखकर वह मंत्रमुग्ध हो जाती है। साथ में यहाँ पर गैंगटोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर भी कहा है, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है और आपसे अभ्यास के प्रश्नों में भी पूछी जाती है। मेहनतकश बादशाहों का शहर यानी कि वहाँ के सभी लोग मेहनत करने वाले थे। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन पठारी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन से थोड़ा अलग होता है। उनको वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर अपना जीवन यापन करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए गैंगटोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। उजास का अर्थ होता है प्रकाश या उजाला। नीचे आप इनके अर्थ भी देख सकते हैं, साथ में अतीन्द्रियता का अर्थ भी आप देख सकते हैं। उसके ऊपर 1 नंबर लिखा है और नीचे 1 नंबर के साथ उसका अर्थ दिया है इंद्रियों से परे। उजास के साथ 2 नंबर लिखा है और 2 नंबर के साथ उसका अर्थ दिया गया है प्रकाश या उजाला। अब साथ में एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हामरो जीवन तिमरो कोशली। और इसका अर्थ है हिंदी में, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे और आप देख सकते हैं इस प्रार्थना में सबसे पहली जो पंक्ति है, साना साना हाथ जोड़ी, यही मधु कांकरिया जी ने अपने पाठ का शीर्षक भी बना ली है। साथ में साना साना हाथ जोड़ी जो हमारा शीर्षक है उसको हम ध्यान से देखेंगे तो पीछे डॉट डॉट लिखा है, यानी ये पूरी जो प्रार्थना है वही उनका शीर्षक है। लेखिका को ये प्रार्थना इतनी अच्छी लगती है और इसीलिए वो कहती है कि जब हम किसी जगह की यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ की जो भाषा है उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है और वहाँ की संस्कृति है, वहाँ के लोग कैसा जीवन जीते हैं उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर लेखिका ने नेपाली युवती से ये प्रार्थना सीख ली है। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था। युमथांग एक जगह का नाम है जहाँ लेखिका घूमने जाने वाली है, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। कंचनजंगा एक पर्वतीय चोटी है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। लोगों ने लेखिका को बताया था कि बालकनी से भी कंचनजंगा पर्वतीय चोटी को देखा जा सकता है, इसलिए सुबह उठते ही बालकनी की तरफ वह भागती है, लेकिन मौसम साफ होने के बावजूद भी हल्के हल्के बादलों से ढकी हुई दिखाई देती है। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कपाट यानी दरवाजे। ऐसे लग रहा था बादलों के दरवाजे बंद थे और बादलों की वजह से वो कंचनजंगा चोटी को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाई। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। रकम रकम यानी तरह तरह के, अनेक प्रकार के। जैसे ही वह बालकनी में गई तो बादलों की वजह से बादलों के कपाट बंद थे। तो कितनी सुंदर भाषा में उन्होंने बताया है कि बादलों ने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे, इस कारण से वो स्पष्ट रूप से कंचनजंगा चोटी को तो नहीं देख पाई, लेकिन तरह तरह के जो फूल थे, रंग बिरंगे फूल थे, उनको देखकर उसको ऐसे लगा जैसे फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गंगटोक में 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग जहां उनको घूमने जाना है तो 149 किलोमीटर गंगटोक से दूर है। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। लेखिका ने एक गाइड की सहायता ली जिसका नाम था जितेन नार्गे। वो ड्राइविंग भी करते हैं और गाइड का काम भी करते हैं, क्योंकि जब आप अनजान जगह पर जाते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में, रास्तों के बारे में आपको नहीं पता होता है, तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत होती है। लेखिका जितेन नार्गे गाइड के साथ जाती है। लेखिका युमथांग में जाने के लिए इतनी उत्साहित है कि बच्चों की तरह उत्साहित होकर बचकाने अंदाज में पूछती है, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? चलिए तो। उनके गाइड जवाब देते हैं, आप चलिए तो सही, वहाँ पर बर्फ़ मिलेगी या नहीं मिलेगी आपको खुद ही पता चल जाएगा। जगह जगह गर्दाए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। यहाँ पाइन और धूपी पेड़ों के प्रकार हैं जो रास्ते में उनको दिखाई दे रहे हैं। एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। पताकाएं झंडों के रूप में होती हैं, आपने देखी होंगी। पताका यानी झंडा।
एक कतार में, कतार यानी पंक्ति, लाइन में। आगे जैसे ही वे बढ़ते हैं तो एक कतार में सफ़ेद सफ़ेद रंग की बौद्ध पताकाएं, बौद्ध झंडे दिखाई देते हैं, किसी ध्वज की तरह लहराती। ध्वज यानी झंडा, लहराना। शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे, इनके ऊपर कुछ मंत्र लिखे गए थे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, यहाँ के लोग बुद्ध को बहुत मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नार्गे वहाँ की परंपरा के बारे में बता रहे हैं कि किसी भी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए 108 सफ़ेद रंग के झंडे फहराते हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती है। नार्गे आगे बताते हैं कि कभी कभी नए काम की शुरुआत करने पर भी ऐसी पताकाएं लोगों द्वारा लगाई जाती हैं, लेकिन वो सफ़ेद रंग की नहीं होती है, वो रंगीन होती है, अनेक रंगों की होती है। लेकिन किसी बुद्धिस्ट की आत्मा की शांति के लिए लगाई जाने वाली पताकाएं सफ़ेद रंग की होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीरें देखी थी। आप दलाई लामा के बारे में जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वहाँ के ज़्यादातर लोग दलाई लामा को मानते हैं। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंग स्टोक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। जितेन नार्गे ड्राइविंग के साथ साथ गाइड भी हैं, तो वहाँ की जानकारी देते हुए चल रहे हैं और बताते हैं कि इस जगह का नाम है लोंग स्टोक। यहाँ पर गाइड जो फिल्म है, बॉलीवुड फिल्म है, उसकी शूटिंग की गई थी। तिब्बत के चीसखे बमसन ने लेपचाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्र यहाँ पर स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। आसपास की महत्वपूर्ण जगहों के बारे में लेखिका को यहाँ पर बताया जा रहा है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। ये क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। यहाँ पर बताया गया है कि चाहे हम पहाड़ी इलाके में रहें, चाहे हम मैदानी इलाके में रहें, चाहे हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक या फिर गुजरात से असम तक की बात करें, पूरे भारतवर्ष की बात करें, तो सभी लोगों की जो मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं और साथ में कहीं ना कहीं जो अंधविश्वास है, वो भी एक जैसे ही हैं। इसीलिए अनेकता में एकता, यानी भारत की जो अनेकता में एकता है वही उसकी श्रेष्ठता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। यहाँ पर एक धर्म चक्र है और लोगों का विश्वास है, लोगों का अंधविश्वास या फिर आस्था है कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो यहाँ पर लेखिका कहती है, चाहे मैदानी इलाका हो, चाहे पहाड़ी इलाका हो, कहीं पर भी हम चले जाएं, भारत की आत्मा एक जैसी है, लोगों के जो विश्वास हैं वो एक जैसे हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगते हैं। रफ्ता रफ्ता यानी कि धीरे धीरे। बाजार, लोग और बस्तियाँ पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब लेखिका बताती है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं तो वहाँ के आसपास की जो युवतियां हैं, साथ में जो लोग हैं, और उनको बोना कहा है, यानी कि उनकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम रहती है। नेपाली जो युवक हैं वो आसपास दिखाई दे रहे हैं और साथ में जो युवतियां हैं वो स्वेटर बुन रही हैं और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढो रहे हैं जो नेपाली लोग हैं। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। इतनी ऊंचाई पर जब नीचे देखते हैं तो ताश के घरों की तरह छोटे छोटे घर और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। जब हम हिमालय को मैदानी भागों से देखते हैं, बहुत दूरी से देखते हैं, तो वह इतने विशाल और विराट रूप में हमें दिखाई नहीं देता। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों, तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय। तीर्थ स्थान पर आने वाले, यात्रा करने वाले और यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों को देखने वाले दर्शकों के लिए हिमालय हमेशा ही बहुत ही सुंदर रहा है। पल पल परिवर्तित हिमालय। हिमालय के अनेक रूप हैं जो जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो उसके जो परिवर्तन है हम देख सकते हैं। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। जैसे जैसे लेखिका ऊंचाई की तरफ बढ़ रही थी तो वहाँ पर रास्ते जो हैं वो संकरे होते जा रहे थे, भीड़े होते जा रहे थे, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था और साथ में जलेबी की तरह घुमावदार भी।
हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। शिद्दत से यानी कि बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही प्रबलता के साथ मुस्कुराने लगे। बहुत सारे वहां पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। जैसे जैसे लेखिका और नार्गे ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे रास्ते संकरे होते जा रहे हैं और साथ में वहां से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। उनकी जीप जो है वो हिचकोले खा रही है, बहुत ज्यादा हिल रही है। तो इन्हीं सभी बातों के बारे में लेखिका यहाँ पर वर्णन करती हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ये बहुत ही प्रसिद्ध गाना है जो आप सभी ने सुना है। पर मैं मौन थी, यानी चुप थी। लेखिका चुप थी। सभी सैलानी वहाँ पर जो घूमने आए थे वो सभी झूम झूम कर गाने गा रहे थे। किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूँ। जो ये नज़ारा मैं देख रही हूँ, जो ये सुंदर नज़ारा प्रकृति का मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उसको अपने अंदर कहीं मैं भरना चाहती थी। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को। लेखिका यहाँ पर कहती है कि सभी लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, लेकिन मैं बार बार जीप से अपनी मुंडकी यानी अपना सिर बाहर निकाल निकाल कर कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर, ऊंची ऊंची चोटियां देख रही थी और कभी जल प्रपातों की दूध की धारा के समान सफेद पानी को गिरते हुए देख रही थी। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कोंद मारती, कोंद मारना यानी चमकना, चांदी की तरह कोंद मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। तिस्ता नदी की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर लेखिका कर रही है। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी ये तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, यानी बहुत ज्यादा सुंदर चरम सीमा पर था। पराकाष्ठा यानी बहुत ज्यादा, यानी चरम सीमा आप कह सकते हैं। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। लेखिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती है प्रकृति की सुंदरता को देखकर, जल प्रपातों की दूध के समान सफ़ेद धारा को देखकर, साथ में हिमालय के विराट रूप को देखकर और तिस्ता नदी की सुंदरता को देखकर। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाही कि तभी जीप एक जगह रुकी। नगपति, नग होता है पर्वत, नगपति यानी पर्वतों के राजा। तो यहाँ पर लेखिका कहती है मेरे नगपति मेरे विशाल, और इन्हीं शब्दों के साथ हिमालय को सलामी देना चाहती है। तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। और अचानक से वो पहुंच जाते हैं सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल के पास। फ्लैश चमकने लगे। फ्लैश चमकना यानी सभी लोग अपने कैमरे में इस खूबसूरत नज़ारे को कैद करना चाहते थे, सभी उसकी फ़ोटो लेने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मशगूल यानी व्यस्त थे। सभी चाहते थे कि इतने सुंदर नज़ारों को वो हमेशा हमेशा के लिए अपने कैमरे में कैद कर लें। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। लेकिन लेखिका यहाँ पर किसी की तस्वीर नहीं लेती है, बल्कि उसके आनंद में खो जाती है। अभिशप्त यानी शापित। नीचे आप शब्दार्थ देख सकते हैं। लेखिका अपने आप को शापित समझती है, अभियुक्त समझती है और भारी भरकम पत्थरों पर बैठ जाती है, साथ में झरने का संगीत सुनती है और संगीत के साथ साथ अपनी आत्मा का संगीत भी सुनने लगती है। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने पानी में अपने पैर को डुबोया तो उसकी जो शीतलता है वो उसके मन को अंदर तक भिगो गई। लेखिका का मन काव्य में हो गया। काव्य में होना यानी किसी कविता की रचना की जा सकती थी ऐसे समय में। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। सरहदों यानी सीमाएं। ऐसे लग रहा था कि लेखिका इतनी खो जाती है, इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती है, प्रकृति की सुंदरता में इतना डूब जाती है कि उसको होश ही नहीं रहता कि बाकी सैलानी क्या कर रहे हैं। कोई फोटो खींच रहा है, कोई झूम रहा है, कोई नाच रहा है। लेखिका यहाँ पर बड़े ही शांत मन से इन सभी नज़ारों को अपने भीतर तक सजो लेती है। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं
इस निर्मल धारा में बह गई। ऐसे लग रहा था जैसे सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं यानी तमोगुण जो हैं, जो बुरी भावनाएं हैं, वो सारी यहाँ पर बह गई हैं। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। जितेन नार्गी ने याद दिलाया कि हमें आगे भी जाना है और इससे ज़्यादा सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। लेखिका पूरी तरह से प्रकृति की सुंदरता में डूब चुकी थी, उसका मन नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का। अनमनी सी मैं उठी, अनमनी सी यानी बिना मन के मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। जैसे जैसे लेखिका आगे बढ़ती है, कहीं पर हरे रंग की कालीन दिखाई देती है यानी हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, कहीं पर पीले रंग के फूल दिखाई देते हैं, कहीं पर पथरीले रास्ते दिखाई देते हैं, और ये सारे दृश्य देखते ही देखते छू मंतर हो जाते हैं, जादू की तरह गायब हो जाते हैं, और सब पर बादलों की एक मोटी चादर छा जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो बादल छाने लगते हैं और ये सारे जो सुंदर नज़ारे हैं उनकी आंखों से ओझल होने लगते हैं। ऐसे ओझल होने लगते हैं जैसे किसी जादूगर ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। चित्रलिखित सी मैं छाया और माया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। लेखिका कहती है कि मैं बिल्कुल चित्रलिखित, ऐसे लग रहा था कि मैं चित्र बन गई हूँ और इस छाया और माया प्रकृति के इन सुंदर नज़ारों को मैं देख रही थी। साथ में प्रकृति मुझे और सयानी बनाना चाहती थी और समझदार बनाना चाहती थी, अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रही थी, हमारे सामने ये सारे नज़ारे दिखा रही थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छंटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। जन्नत यानी स्वर्ग। ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्गलोक में आ गए हैं। इतनी खूबसूरती, चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती दिखाई दे रही थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। दुर्लभ नज़ारे यानी ऐसे नज़ारे जो हमें बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं, जो हम नीचे मैदानी इलाकों में रहते हुए दूर से हिमालय को देखते हुए नहीं कर सकते हैं। वही कहीं लिखा था, थिंक ग्रीन। थिंक ग्रीन, कितना अच्छा विचार है। हरियाली के बारे में सोचिए। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए। चैरवेती चैरवेती, चैरवेती चैरवेती यानी कि चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। यहाँ लेखिका इतने सुंदर शब्दों में प्रकृति की सुंदरता में किस तरह से खो जाती है, किस तरह से प्रकृति की असीम सुंदरता का वर्णन करती है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। लेखिका बहुत कुछ गहराई से सोच रही है और कहती है कि ये चलायमान सौंदर्य है, यही जीवन का वास्तविक आनंद है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर भार की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। खंड खंड होना यानी कि बिल्कुल अलग अलग हो जाना। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। देखते हैं आगे ऐसा क्या होता है कि ये सारी जो सुंदरता है वो टहनी के समान टूटी टूटी महसूस होती है। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रील अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। नुपुर यानी घुंघरू। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े। लेखिका प्रकृति की अद्वितीय सौंदर्य में डूबी हुई थी, लेकिन तभी उसका ध्यान अचानक से पहाड़ी औरतों की तरफ जाता है जो पत्थर तोड़ रही हैं। उनका जो कोमल शरीर है, उनके हाथों में कुदाल है, हथौड़े हैं। कईयों की पीठ पर बंधी डोको यानी बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। साथ में बहुत सारी औरतों ने पीठ के पीछे टोकरी में अपने बच्चों को बांधा हुआ था। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी।
यानी औरतों का जीवन कितना कठोर था, कितना कठिन था। इस दृश्य को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे सूखी टहनी सा सारा जो वातावरण है वो बिल्कुल बिखर गया है। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। लेखिका काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाती है। औरतों को अपने बच्चों को पीठ पर लाद कर पत्थर तोड़ते हुए देखती है। पहाड़ी औरतें ममता और श्रम दोनों ही साथ साथ निभा रही हैं। वहीं पर खड़े BRO, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, ये क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। ये जो औरतें पत्थरों को तोड़ने का काम कर रही हैं, वो इन रास्तों को चौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मजदूरी करती हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा ये। मेरे मुंह से अकस्मात निकला। अकस्मात यानी अचानक से। वह संजीदा हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है, बड़ा ही मुश्किल काम है और एक की जान भी चली गई थी। पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मरोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। जरा सी गलती होने पर, जरा सी चूक होने पर सीधा नीचे गिर जाते हैं और किसी की मौत भी हो जाती है। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुठलाया है। बड़ा ही मुश्किल काम है। और जहाँ पर औरतें भी काम कर रही है, अपने बच्चों को पीठ पर लाद कर काम कर रही है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला। एकाएक यानी अचानक से मन पीछे घूम गया। मानसिक चैनल बदलना यानी कि विचार बदलना। मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़िनों के हाथों में पड़े ठाठे। ठाठे यानी हाथों में ज़्यादा काम करने की वजह से, सख्त पत्थर तोड़ने की वजह से, कुदाल पकड़ने की वजह से जो गांठें पड़ जाती है, निशान पड़ जाते हैं, उनको ठाठे कहते हैं। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता में खोई लेखिका का विचार एकदम बदल जाता है जब वो पहाड़ी औरतों की जीवन शैली को देखती है और उनकी मेहनत को देखती है और कहती है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे सुंदर नज़ारे एक तरफ, लेकिन जो आंसू है, अभाव है, यातना है, वंचना है, वो सारी एक तरफ। यानी लोगों का जीवन कितना मुश्किल है। आम जो जिंदगियां हैं वो कितनी मेहनत करती हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए, 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, गमगीन यानी दुखी देखकर, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। तभी लेखिका की सहयात्री मणि और जितेन वहां पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप दुखी ना हो मैडम, आप इतनी दूर इतने पैसे खर्च कर आई हैं तो पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, ये लोग तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, कम लेना और ज़्यादा देना। इतनी मेहनत ये लोग करते हैं, कितनी कम मजदूरी इनको दी जाती है और हम जैसे सैलानी यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता का नज़ारा लेने के लिए इन्हीं रास्तों से होते हुए गुजरते हैं। कितना कम लेकर ही समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ यानी मेहनत करने वाली सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। लेखिका उन पहाड़ी औरतों के बारे में सोचकर थोड़ा दुखी हो जाती है, भावुक हो जाती है। तभी वे औरतें खिलखिलाकर हंसती हैं और ऐसे लगता है जैसे जीवन लहरा उठा है। वो अपनी मेहनत में भी खुश हैं, अपनी जीवन शैली में भी खुश हैं और इस बात को देखकर ऐसे लगा जैसे खंडहर ताजमहल बन गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा इस पाठ में भाषा की सुंदरता को आप देख सकते हैं। बड़ी ही सुंदर भाषा शैली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अनेक नए शब्द आपने देखे होंगे और कितने सुंदर शब्दों में लेखिका इन नज़ारों का वर्णन करती है, अपनी यात्रा के बारे में हमें बताती है। पूरे पाठ को एक वीडियो में पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए इसके आगे के भाग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ पाठ को आप आनंद के साथ खुश होकर पढ़ रहे हैं और साथ में समझ भी रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके दूसरे भाग के साथ।
कोशिश करेंगे दूसरे भाग में इस पूरे पाठ को अच्छे से हम पढ़ लेंगे। इसके बाद एक और भाग आएगा जिसमें हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कृतिका में हमारे कुल 4 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से 2 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं और दोनों ही प्रश्न 2-2 नंबर के लिए रहेंगे। तो कृतिका हमारी कुल 4 अंक के लिए आने वाली है। इस बार के सिलेबस में आपके 3 ही पाठ सम्मिलित किए गए हैं। सबसे पहला माता का अंचल, दूसरा पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक और तीसरा पाठ है साना साना हाथ जोड़ी। माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ से संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।